नमस्कार साथियों, संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर। आज हम बात करने वाले हैं उसी टाइटैनिक और उससे जुड़े 5 लोगों के बारे में जो दुर्घटनाग्रस्त होने की वजह से इन 5 लोगों की मृत्यु हो गई। साथ ही साथ हम इसमें बात करने वाले हैं कि दरअसल जो सबमरीन उन 5 विश्व के अरबपतियों को टूरिज्म के लिए टाइटैनिक के मलबे के पास लेकर के गई थी, वो सबमरीन हमारे किस पेपर से जुड़ता है, किस विषय से जुड़ता है और सबमरीन कितने प्रकार के होते हैं। तो आज के सेशन में इसी के इर्द गिर्द हमारी बातें घूमेंगी और इसी से संबंधित बातों को हम देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, मिसिंग सबमरीन टाइटैनिक टूरिज्म की बात हो रही है। इसी से संबंधित आप ये देखेंगे पेपर में ये प्रकाशित हुआ है। और यहाँ पर देखिए, बिजनेस टुडे मिसिंग टाइटैनिक सबमरीन, और जो सबमरीन लेकर के गई थी उसमें विस्फोट हुआ और लोगों की मृत्यु हो गई, अर्थात 5 लोग, और दुनिया के ये 5 अरबपति थे। उनको खोजने का काम किसने किया और किसने ये घोषित किया कि उन लोगों की मृत्यु हो गई है? यूएसए के कोस्ट गार्ड ने। अच्छा, ये तो बात हो गई इससे संबंधित। अब ये चर्चा में क्यों है? ये आप देख रहे हैं, टाइटैनिक जहाज है, विश्व की ऐतिहासिक जहाज, जो अपनी यात्रा शुरू तो की थी लेकिन खत्म नहीं कर पाई। ये समुद्र में आइसबर्ग से टकराने के बाद, टूटने के बाद समुद्र में समा गई। अब ये मलबा लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र है और उसी आकर्षण के केंद्र के कारण इस मलबे को देखने के लिए दुनिया के ये जो 5 अरबपति आप देख रहे हैं, ये गए थे, एक सबमरीन के सहारे गए थे। ये पाकिस्तान के दोनों पिता और बेटे हैं। बाकी ये 3 लोग विश्व के अन्य अलग अलग हिस्सों से, ब्रिटेन और अलग अलग हिस्सों से आते हैं। अब ये इस दुनिया में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जिस सबमरीन में गए थे उसमें विस्फोट, ऐसा कहा गया है कि विस्फोट हो गया था, कार्बन मोनोऑक्साइड भर गया था, और उसकी वजह से ये लोग अपने मास्क के ज़रिए जो ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर सकते थे और बच सकते थे, दरअसल इनको मौका ही नहीं मिला कि ये उस ऑक्सीजन सिलेंडर का इस्तेमाल कर सकें और अपने आप को बचा सकें। अब इसी से संबंधित बातें यहाँ पर ये आती हैं कि ठीक बात है, यहाँ पर जानने के लिए हमारे लिए और हमारी परीक्षा से संबंधित कौन सी बातें हैं। तो जब मैं परीक्षा की बात कर रहा हूँ तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित जो आपका सब्जेक्ट है उसे आप जोड़ करके देखेंगे। तो यहाँ पर देखें, कहाँ पर आखिरी बार ये देखा गया था जो सबमरीन है, यहाँ पर देखा गया था अटलांटिक महासागर में, न्यू फाउंडलैंड के करीब आप देखेंगे। अब इसी से संबंधित एक बात ये है कि टाइटैनिक जो है उसके बारे में जानना ज़रूरी है। टाइटैनिक दुनिया की सबसे बड़ी जहाज़, और इसने जो अपनी यात्रा शुरू की थी, हालीफैक्स से लेकर के न्यूयॉर्क तक ये यात्रा शुरू की थी, जहाज़ यात्रा शुरू की। लेकिन इसके निर्माण की बात आती है, कब निर्माण किया गया था और कितने वर्षों में इसका निर्माण कार्य पूरा किया गया था। तो वर्ष 1910 में इसका निर्माण कार्य शुरू किया गया था। 1912 में इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ था। पूरा होने के बाद यह अपनी यात्रा शुरू की। यात्रा शुरू करने के दौरान आप ये देखेंगे कि कहाँ से कहाँ तक की यात्रा इसकी शुरू हुई थी। तो इसकी यात्रा यूनाइटेड किंगडम से लेकर के यहाँ तक, यहाँ जब मैं बात कर रहा हूँ तो यूएसए, और यूएसए के न्यूयॉर्क तक ये यात्रा कर रही थी। लेकिन बीच में ही आइसबर्ग से टकराने और 2 हिस्सों में बंटने की वजह से यह दुर्घटनाग्रस्त हुई, और उसके बाद इस पर जो सवार लोग थे, लगभग 2200 से अधिक लोग सवार थे, उसमें से 1500 लोगों की मृत्यु हो गई। ये बातें हम आगे देखेंगे। बहरहाल, यहाँ पर जो इससे संबंधित बातें थी वो हमने देखा। अब घटनाक्रम की बात कर लेते हैं, ये घटना कैसे चरणबद्ध रूप से आगे बढ़ती है और क्या क्या हुआ था। तो ये जो यात्रा शुरू की थी सबमरीन, अपने जहाज, टाइटैनिक जहाज, 10 अप्रैल 1912 में, यह दुनिया की सबसे महंगी यात्राओं में से एक यात्रा थी। और इस जहाज में आधुनिक सुविधाएं, 1912 में जो आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हो सकती थी वो सभी आधुनिक सुविधाएं इस जहाज में उपलब्ध थी। साथ ही साथ इसमें लगभग 2224 लोग सवार थे। आइसबर्ग से ये टकराने की वजह से, ये आइसबर्ग आपको दिख रहा होगा, और आइसबर्ग के साथ साथ टाइटैनिक आप लोगों ने अगर मूवी देखी हो तो टकराने का कारण क्या था ये आप लोगों को बखूबी याद होगा। और कुछ लोग बाइक पर वो सीन क्रिएट भी करते हैं, कार पर भी क्रिएट करते हैं। बहरहाल, यहाँ पर हम टाइटैनिक की बात कर रहे हैं। इससे टकराने के बाद ये 2 हिस्सों में बट गया था। बटने के बाद यहाँ पर ये कहा जाता है
जो आंकड़े बताते हैं कि लगभग 2 घंटे 40 मिनट तक ये सरवाइव की, और इस पर जो लोग सवार थे वो लोग कुछ अपने आप को बचा पाए और कुछ लोगों की मृत्यु हो गई, जिसमें से ये कहा जाता है 1500 से अधिक जो लोग थे इसमें मर गए थे। लगभग 3 घंटे ये जहाज़ डूबने में समय ली थी, इतनी लंबी चौड़ी ये जहाज़ थी। अच्छा, इसके साथ साथ बात ये आती है कि सबमरीन जो हमारे काम का विषय है वो समझ लेते हैं। ये सबमरीन आप देख रहे हैं, ये सबमरीन काम क्या करती है? सबमरीन अर्थात जब मरीन की हम बात कर रहे हैं तो समुद्र की बात कर रहे हैं, और ये सबमरीन समुद्र के अंदर और सतह दोनों पर चलती है। तो सतह की बात करें तो ये जल की सतह दिखाई दे रही है, इसकी हम बात कर रहे हैं, ये सतह पर है अभी। और जब इसके अंदर ये चलने लगती है तो हम ये कहते हैं कि ये मरीन समुद्र के अंदर पानी में चल रही है। ऊपर उसकी हलचल नहीं होती, उसके बारे में किसी को जानकारी नहीं हो पाती। उपयोग कौन कौन करते हैं? तो नौसेना अपनी सुरक्षा के लिए, अपने कार्यों को संचालित करने, अपने सीमाओं की सुरक्षा के लिए करती है। विज्ञान के लिए इस्तेमाल किया जाता है, अर्थात विज्ञान के क्षेत्र में कोई खोज करना हो, या फिर जो सेना है युद्ध के लिए इसका इस्तेमाल करती है, जैसे कि भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया था, या फिर वीडियो के लिए या अन्य उपयोग में भी इसे लिया जाता है। अब निर्माण की बात करें तो निर्माण में अलग अलग धातुओं का प्रयोग किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रयोग किया जाता है, और जहाज की प्रणाली का प्रयोग किया जाता है, जिसके माध्यम से इस सबमरीन को संचालित किया जाता है। इसके साथ साथ इसमें ऊर्जा की भी आवश्यकता होती है, तो ऊर्जा के लिए भी इसमें समुचित प्रबंध होते हैं। संचार उपकरण होते हैं, ताकि सबमरीन समुद्र में रन कर रही है और उस दौरान अगर उसे हेडक्वार्टर से कोई संदेश मिलता है, कोई कमांड मिलता है, उसके अनुसार अगर युद्ध या खोज की बात हो तो वो उन सभी कार्यों को कर सके। एक ये बात। दूसरी बात ये होती है, ये कार्य क्या करती है? तो जल में सुरक्षित रहने की ये क्षमता विकसित करती है, या जो उसमें लोग सवार हैं उन लोगों को जल की गहराइयों में, अर्थात समुद्र की गहराइयों में सुरक्षित ले जाने और ले आने में ये सक्षम है, उन सभी कार्यों को ये अंजाम देती है। अब इन्हीं कार्यों को ध्यान में रखते हुए आप ये देखेंगे कि युद्ध की भी बात होती है, तो युद्ध में अपने जो दुश्मन देश हैं उनके जो सबमरीन हैं उनसे बचना, और बचने के साथ साथ उन पर अटैक करने का भी ये सबमरीन काम करती है। अच्छा, ये बातें तो हमने समझ लिया। इसका इतिहास क्या कहता है? तो इतिहास ये बताता है कि पनडुब्बियों का उपयोग तो बहुत समय पहले ही हो गया था, और इसकी वजह से दुनिया का जो राजनीतिक मानचित्र है या नक्शा कह लीजिए, मैप कह लीजिए, उसमें व्यापक परिवर्तन आया और ये बदलने में बड़ी भूमिका निभाई, क्योंकि न केवल किसी एक क्षेत्र विशेष में ये सबमरीन रही हैं, बल्कि दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में ये घूमती रही हैं। जहाज़ भी आप देखेंगे तो जहाज़ के आविष्कार की वजह से ब्रिटिश लोग भारत आए और भारत पर 200 सालों तक अधिकार कर पाए, और यहाँ पर शासन कर पाए अधिकार करने के बाद। सर्वाधिक उपयोग इसका किसके द्वारा किया जाता है? तो सेना के द्वारा किया जाता है। नौसेना का विशिष्ट हथियारों के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, ताकि नौसेना अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए, अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए विशिष्ट हथियारों का प्रयोग करते हुए अपने देश की रक्षा कर पाए, अपने कार्यों को अंजाम दे पाए। लोकप्रिय ये कब बना? तो 19वीं शताब्दी में यह ज़्यादा लोकप्रिय हुआ, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था इसका बड़े पैमाने पर प्रयोग किया जाने लगा। साथ ही साथ बात ये भी आती है कि ये जो सबमरीन हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। तो यहाँ पर डीजल सबमरीन की बात होती है। इसका जो परिचालन होता है डीजल इंजन के द्वारा इसका परिचालन सुनिश्चित होता है, अर्थात डीजल इंजन जो कंबेशन, आंतरिक दहन आप कहते हैं, इंटरनल कंबेशन या आंतरिक दहन के माध्यम से यह इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, और इलेक्ट्रॉनिक मोटर के द्वारा यह डीजल सबमरीन संचालित होती है। अब आंतरिक दहन क्या होता है इसको समझने के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक इंजन है, आप कुछ इस प्रकार से बना लेंगे। यहाँ पर ये एग्जॉस्ट है, इधर से फ्यूल है, यहाँ पर आप देखते हैं कि एक स्पार्क प्लग होता है कुछ इस प्रकार से, और ये स्पार्क प्लग यहाँ पर स्पार्क करता है, और यहीं पर एक आप पिस्टन देखते हैं, ये एक क्रैंक सॉफ्ट से जुड़ा होता है। यहाँ पर इधर से फ्यूल और जो ऑक्सीजन है वो आता है, ये स्पार्क करता है, जैसे ही ये ऊपर आता है पिस्टन, फिर
इस पार करने के बाद इस पिस्टन को ये नीचे दबाता है, अर्थात आप ऐसे कह सकते हैं ये पिस्टन नीचे जाता है इसके फ्लो से, अर्थात जो वहाँ पर आग और धुआं होता है तो ये पूरे इंजन को नचाता है, अर्थात घुमाता है और इंजन ऐसे चलता है और फिर उससे जो इलेक्ट्रिक मोटर हैं बिजली जनरेट होती है और इलेक्ट्रिक मोटर का उपयोग करके इसको एनर्जी दिया जाता है। बहरहाल ये छोटा सा एक जो आप लोगों को समझने की ज़रूरत थी ये हमने समझ लिया। डीजल इलेक्ट्रॉनिक पनडुब्बियाँ इन्हें कहा जाता है। ये जो पनडुब्बी है, आप एक बात साइंस में पढ़े होंगे, अभी मैंने यहाँ पर बताया कि जो ये पनडुब्बी है, हमने ये बात किया कि डीजल इंजन जो इसको चार्ज करता है अर्थात इलेक्ट्रिक मोटरों को, तो डीजल इंजन को चलने के लिए और फ्यूल को बर्न करने के लिए हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और ऑक्सीजन के साथ साथ इसको चलने के लिए फ्यूल भी चाहिए अर्थात डीजल भी चाहिए। तो उस डीजल को लेने के लिए और ऑक्सीजन को लेने के लिए सतह पर आएगी, जैसा कि मैंने यहाँ पर दिखाया कि ये सतह पर ये जो सबमरीन है यहाँ पर देखेंगे ये अभी सतह पर है, यहाँ पर आएगी तो फ्यूल या जो ऑक्सीजन है ये लेगी, फिर उसके बाद ये अंदर जाएगी। तो इसका मतलब यह है कि अगर ये सतह पर आ रही है, जब जब इसको ज़रूरत पड़ेगी तब तब ये सतह पर आएगी, तो इसकी एक निश्चित कैपेसिटी होगी और उसी क्षमता के अनुसार जब ये सबमरीन सतह पर आएगी पानी की सतह पर, तो इसको पता लगाना, इसके लोकेशन को पता लगाना आसान होगा, अर्थात ये कम सुरक्षित है क्योंकि ये लंबे समय तक समुद्र के अंदर नहीं रह सकती, पानी की गहराई में नहीं रह सकती। तो बार बार इसको सतह पर आने की आवश्यकता होती है, इसलिए इसका पता लगाना आसान है। भारत की बात करें, शिशुमार क्लास 4 ये सबमरीन है डीजल की, ये उदाहरण है। इसका निर्माण कब हुआ था? तो 1980 में, 1980 के दशक में इसका निर्माण जर्मनी के सहयोग से भारत में किया गया था। अगली बात यहाँ पर देखें, सिंधुघोष श्रेणी की 8 पनडुब्बियाँ हमारे पास हैं। इसका निर्माण कब हुआ था? तो 1984 से लेकर के वर्ष 2000 के मध्य हुआ था। इसका आयात हमने किया था रूस से, लेकिन जब हम रूस की बात कर रहे हैं तो 1984 की बात कर रहे हैं। 1991 में रूस का सोवियत यूनियन का विघटन हो गया था, उसके बाद रूस बन गया था। तो आप जब 91 से 2000 की बात करेंगे तो उस समय रूस की बात करेंगे, उससे पहले की स्थिति जो होगी उस समय हम यूएसएसआर की बात करेंगे। कलवरी श्रेणी की जो स्कॉर्पियन पनडुब्बी है, इसका निर्माण जो प्रोजेक्ट 75 है उसके तहत किया गया है। प्रोजेक्ट 75 क्या है ये भी अभी थोड़ी देर में समझ लेंगे। इसका निर्माण कहाँ पर किया गया है? तो मझगांव डॉकयार्ड में। डॉकयार्ड जहाँ पर इन पनडुब्बियों का निर्माण किया जाता है उसको कहते हैं। किसके सहयोग से किया गया है? तो फ्रांस के नेवल ग्रुप के सहयोग से ये प्रोजेक्ट 75 के तहत किया गया है। तो ये एक बात आप लोगों ने समझ लिया। साथ ही साथ यहाँ पर आती है बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन। तो बैलिस्टिक मिसाइल क्या होते हैं इनको समझ लेते हैं। दरअसल मिसाइल दो प्रकार की होती है, एक मिसाइल जिसको हम कहते हैं बैलिस्टिक मिसाइल है, एक को कहते हैं हम क्रूज मिसाइल है। तो उसमें क्या अंतर होता है उसको समझ लेते हैं। ये जो सबमरीन है बैलिस्टिक मिसाइल से लैस है, अर्थात जब आवश्यकता पड़ेगी तो नौसेना इसका इस्तेमाल अपने दुश्मन देश या दुश्मन सबमरीन के खिलाफ कर सकती है। तो कहने का मतलब ये है सबमरीन के माध्यम से इन मिसाइलों को भी हम दुश्मन देश पर लॉन्च कर सकते हैं। यहाँ पर बात आ रही है कि बैलिस्टिक मिसाइल। तो एक मिसाइल ऐसी होती है, आप ऐसे समझिए, ये एक मिसाइल है, ठीक है, ये मिसाइल आपको दिखाई दे रही है, ऐसे आप समझ लीजिए। ये मिसाइल जैसे इसको लॉन्च करते हैं, लॉन्च करने के बाद जो हमारा लो अर्थ ऑर्बिट है वायुमंडल, और वायुमंडल के ऊपर ये लो अर्थ ऑर्बिट में जाती है, और जाने के बाद यहाँ से ये अर्धचंद्राकार आकृति बनाते हुए फिर यहाँ से तो ये फोर्स से जा रही है, लेकिन जब ये वापस गिर रही है तो पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स का उपयोग करते हुए जो टारगेट लॉक किया गया है उस टारगेट को ये हिट करती है। तो इस कहने का मतलब ये है कि इसे एक बार अगर टारगेट सेट कर दिया गया तो इस टारगेट को फिर चेंज नहीं किया जा सकता। तो ये क्या है? ये बैलिस्टिक मिसाइल है जो ऊपर जा रही है लो अर्थ ऑर्बिट में और वहाँ से फिर अपने टारगेट को हिट कर रही है, और ये अर्धचंद्राकार पथ का पालन कर रही है या आकृति बना रही है। दूसरी क्रूज मिसाइल होती है। क्रूज मिसाइल जैसे मान लीजिए ये हमारा पृथ्वी का सरफेस है, तो क्रूज मिसाइल कुछ इस प्रकार से कार्य कर रही है, अर्थात जहां से इसको लॉन्च किया गया है ये अपने इसमें टारगेट को सेट तो कर दिया गया है, लेकिन मान लेते हैं थोड़े समय के लिए यहाँ पर टारगेट है,
और ये मूविंग टारगेट है, आगे ये लगातार मूव कर रहा है। तो इस टारगेट को सेट करने के बाद हम इसमें चेंज भी कर सकते हैं और ये पृथ्वी के सतह के समानांतर चलती है। और समानांतर चलने के साथ साथ अगर ये टारगेट आगे बढ़ गया है तो इस मिसाइल की खास बात ये है कि ये अपने टारगेट को जहां जाएगा वहां जाकर के ये हिट करेगी। तो इसका मतलब यह भी हुआ कि अगर इसको लॉन्च कर दिया गया तो इससे बचना मुश्किल है, जबकि यहाँ पर बचना आसान है, क्योंकि एक बार टारगेट सेट कर दिया गया है तो उस टारगेट को हम चेंज नहीं कर सकते। एक तो ये बात है। सवाल ये है कि मिसाइल क्या है। तो मिसाइल का सीधा सीधा सा मतलब ये है कि एक वेपन है, एक हथियार है, अनमैन्ड वेपन है। और अनमैन्ड वेपन होने के साथ साथ मैंने ये कहा कि टारगेटेड है, तो इसमें यह भी है कि हम टारगेट सेट कर लेते हैं। तो अनमैन्ड एक वेपन है जो अपने टारगेट के हिसाब से, सेट टारगेट के हिसाब से ये काम करता है। ये काम क्या करता है, तो यहाँ से आयुध ले जाने का, एक स्थान से दूसरे स्थान तक आयुध ले जाने का काम करता है। या जो पेलोड आप कहते हैं, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि ये जो विस्फोटक पदार्थ है एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर के वहाँ पर विस्फोट कर देता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि ये विस्फोटक ले ही जाए, अगर ये जाकर के मिसाइल भी गिरे तो भी वो उतना विध्वंस करती है। बहरहाल आपने इसको समझ लिया। तो जो बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है ये बैलिस्टिक मिसाइलों से लैस है, ठीक है। ये इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, तो उपयोग युद्धाभ्यास के लिए किया जा सकता है और राष्ट्रीय सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए किया जा सकता है। जो भारत का क्षेत्र है, समुद्री क्षेत्र, उन क्षेत्रों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। गाइडेड मिसाइल सबमरीन की बात करें तो देखिए यहाँ पर नाम ही लिखा है कि गाइडेड। एक बार आपने दिशा दे दी कि यहाँ पर हिट करना है तो हम उसे चेंज कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए हम चेंज कर सकते हैं, अर्थात उसको गाइड कर रहे हैं। तो गाइडेड मिसाइल सबमरीन, इसमें क्या होता है, तो न्यूक्लियर और अस्थायी मिसाइलों से ये संपन्न होता है। एक मिसाइल ऐसी है जो अपनी ऊर्जा के लिए किसका इस्तेमाल कर रही है, डीजल का इस्तेमाल नहीं कर रही है बल्कि न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल कर रही है। तो इसका मतलब यह भी हुआ कि वह लंबे समय तक समुद्र में रह सकती है, उसे बार बार फ्यूल के लिए सतह पर आने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही यहाँ पर कहा गया है कि इसका उद्देश्य क्या है, समुद्री क्षेत्रों में स्थिरता बनाए रखना और आधिकारिक प्रतिक्रियाओं का समर्थन करना। जो हेडक्वार्टर ने प्रतिक्रिया दी है कि हमें ये कार्य करना है, हमारे सामने ये टारगेट है, उस टारगेट को हिट करना। अब ये भी बात होती है कि ठीक बात है, यहाँ तक तो चीज़ें समझ में आती हैं। न्यूक्लियर अटैक सबमरीन क्या है, तो यह न्यूक्लियर प्रयोजनों के लिए इसका निर्माण होता है। न्यूक्लियर, एक तो वो बात हो गई कि न्यूक्लियर द्वारा संचालित हो रही है, दूसरा ये है कि न्यूक्लियर अर्थात परमाणु हथियार भी ये ले जाती है और उसको लॉन्च करने में भी सक्षम है। तो न्यूक्लियर और अस्थायी मिसाइलों से ये सुसज्जित है। उद्देश्य क्या है, तो जो शत्रु देश के सबमरीन हैं उनका पता लगाना, न केवल पता लगाना बल्कि युद्ध विमानों का संग्रह करना भी इसका कार्य है। तो इससे संबंधित बातों को हम लोगों ने देख लिया। अब इसकी जो आवश्यकता होती है कि ये कहाँ से ऑक्सीजन लेगा, तो उसके बारे में भी समझ लेते हैं कैसे कार्य करती है सबमरीन। तो पनडुब्बी के अंदर एक कृत्रिम, मतलब जीवन के लिए एक कृत्रिम एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है। अर्थात एक भारत के किसी भी हिस्से में या दुनिया के किसी भी हिस्से में आप चले जाएं तो आपको सांस लेने के लिए, आपके जीवन के लिए जो कुछ भी ज़रूरी चीज़ें हैं वो अवेलेबल हैं। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, हम छोटे से एक डब्बे, आप ऐसा समझ लीजिए डब्बे में हैं, अर्थात सबमरीन की बात कर रहा हूँ। उस सबमरीन में जीवन के अनुकूल एक कृत्रिम माहौल क्रिएट किया जाएगा। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, कृत्रिम जीवन के योग्य सुविधाओं की व्यवस्था होती है। और आधुनिक पनडुब्बियों की बात करें तो ये कैसे ऑक्सीजन लेती हैं, तो समुद्र में जब आप पानी की बात करते हैं तो मछलियाँ कैसे सांस लेती हैं जल में, नीचे हैं तो कैसे सांस लेंगी, तो घुलित ऑक्सीजन भी होता है पानी में, तो उस घुलित ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं। ये जो सबमरीन हैं, जो पनडुब्बियाँ हैं, यह भी समुद्र में जो ऑक्सीजन है वहाँ से लेती हैं और वो अपनी ऑक्सीजन की आवश्यकता को पूरा करती हैं। इसके अलावा ऑक्सीजन के टैंकर भी होते हैं। समुद्री जल के विघटन की प्रक्रिया, विघटन करने के बाद जो उसमें ऑक्सीजन है उससे ले लेते हैं, अपनी आवश्यकता को पूरा करते हैं। मान लीजिए कभी ऐसा हुआ कि ये एक सबमरीन है, थोड़े समय के लिए मान लेते हैं ये एक सबमरीन है, ये यात्रा कर रही है।
अब यात्रा के दौरान पता चला कि इसमें आग लग गई, तो इस हिस्से में, पीछे के हिस्से में आग लग गई, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि पूरे कंपार्टमेंट को ये कंपार्टमेंट कह लें या केबिन कह लीजिए, पूरे केबिन के लोग मरेंगे। तो इस हिस्से को हमें सेपरेट करने की भी व्यवस्था इसमें मौजूद होती है कि अगर कार्बन मोनोऑक्साइड इस हिस्से में बढ़ता है या भरता है तो इस हिस्से को एक कृत्रिम पर्दे के द्वारा या एक दीवार के द्वारा बंद कर दिया जाता है और बाकी लोगों के जीवन को बचा लिया जाता है। तो इसमें ये व्यवस्था पहले ही होती है, अर्थात उसे अवशोषित करने की व्यवस्था होती है। ऑक्सीजन के लिए ऑक्सीजन टैंक होता है। आग लगने की स्थिति में विशेष पर्दों का इस्तेमाल किया जाता है और इस्तेमाल करके लोगों को सुरक्षित बचा लिया जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर बात करें भारत की स्थिति क्या है सबमरीन के क्षेत्र में। देखिए, नौसेना के पास पारंपरिक और एक परमाणु पनडुब्बी है, 7 रूसी वर्ग की पनडुब्बी हैं, 4 जो पनडुब्बी हैं वो जर्मन पनडुब्बी हैं और 4 स्कॉर्पियन पनडुब्बी हैं। स्कॉर्पियन का मतलब होता है जो बिच्छू आपने देखा है ना, बिच्छू आपने मूवी भी देखी होगी विदेशों की, तो स्कॉर्पियन का मतलब होता है बिच्छू, और जो बिच्छू का आकार प्रकार होता है उसी आकार प्रकार में इन पनडुब्बियों को बनाया जाता है, इसलिए इसका नाम पड़ा है स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी। यहाँ पर देखें, जो भारत में ये बात होती है कि क्या भारत के पास जो परमाणु संपन्न सबमरीन है वो है कि नहीं, तो पहले ही बात कर लिया गया कि एक परमाणु पनडुब्बी हमारे पास है। वो कौन सी है? INS अरिहंत। यह स्वदेशी परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है। अब इसका मतलब देख लीजिए, अरिशत्रुहंत अर्थात शत्रु को मारने वाला। तो जब भी इससे संबंधित बात आएगी तो आप उसे समझ सकते हैं, उसे लिख सकते हैं। यहाँ पर देखें, ये इसके कुछ कंपोनेंट आपको दिखाए गए हैं कि कैसे ये काम करती है। बैलिस्टिक जो सबमरीन है उसके बारे में दिखाया गया है, उसके फोटो को देख करके आप समझ सकते हैं। INS अरिहंत की बात करें तो इसका वजन कितना है, तो 6000 टन है। निर्माण उन्नत प्रौद्योगिकी के द्वारा किया गया है, ठीक है। आधुनिक प्रौद्योगिकी के माध्यम से भी आप कह सकते हैं। निर्माण स्थल कहाँ पर है, तो विशाखापट्टनम में इसका निर्माण किया गया है। लागत जो इसकी है 2.9 अरब लगा करके इसका निर्माण किया गया है। डॉलर की बात कही गई है। भारत विश्व का 6ठा देश है जो परमाणु संपन्न पनडुब्बी निर्मित किया है। साथ ही साथ यह प्रोजेक्ट 75 जो पहले ही हम लोगों ने बात कर लिया उसके तहत इसका निर्माण किया गया है और यह स्कॉर्पियन डिजाइन की 6 जो परमाणु पनडुब्बी हैं उनका निर्माण किया जाना है, उसमें से एक है। इन सभी बातों को समझने के बाद आज के सेशन में मेरे साथ इतना ही। अगली क्लास में हमारी मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूं, लेकिन जाते जाते यह भी कहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस वीडियो में आप कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट भी करें। आप हमारे मनोबल को बढ़ाते हैं, आपके कमेंट हमारे मनोबल को बढ़ाते हैं, तो वो कार्य ज़रूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचते रहें और आप उसका लाभ लेते रहें। आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।